नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और इजरायल में जंग छिड़ी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान की मिसाइलों से इजरायल में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। और अब इजरायल ने ईरान के एक और कमांडर को मार गिराया है। वहीं ईरान की तरफ से भी तेल अवीव और इजरायल के पोर्ट शहर हाइफा में शक्तिशाली मिसाइल हमले किए गए, जिसके बाद इजरायल के शहर सूने पड़ गए हैं। स्कूल, ऑफिस सब बंद है। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। तो ईरानी हमलों से कैसे बंजर हुआ इजरायल? 9वें दिन किस मोड़ पर है दोनों देशों की ये जंग? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान से जंग के बीच अकेला पड़ा इजरायल। ट्रंप के बदले तेवर, नेटो देशों ने ईरान का किया समर्थन। जेनेवा में हुई अहम बैठक। जहां रूसी सैनिकों के पैर पड़ते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले, पूरा यूक्रेन ही हमारा है। दोनों देशों में और बढ़ेगा तनाव। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की ओर से संघर्ष विराम को लेकर किए दावे को किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने का किया समर्थन। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों ने सुलझाया ब्रह्मांड का सालों पुराना रहस्य। कहां है इसका केंद्र और कैसे हो रहा है विस्तार? इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लॉस एंजल्स हिंसा के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने डेमोक्रेट्स को ठहराया दोषी। गवर्नर न्यूसम बोले, उपराष्ट्रपति का दावा पूरी तरह से झूठा। राष्ट्रपति ट्रंप की आव्रजन नीति के विरोध में भड़की थी हिंसा। बंद होने के कगार पर अमेरिका की 83 साल पुरानी सरकारी न्यूज एजेंसी वॉइस ऑफ अमेरिका। ट्रंप प्रशासन ने 639 पत्रकारों को निकाला। मार्च से अब तक छिन गई 1400 लोगों की नौकरी। चीन ने पहली बार बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ की त्रिपक्षीय बैठक। हिंदुस्तान की बढ़ी चिंता। चीन बोला, ये सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अल्टीमेटम, 24 जून तक करे सरेंडर। बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का आदेश। तो ईरान और इजरायल के बीच जंग की तस्वीर अब साफ होने लगी है। इजरायल के पास हथियारों की कमी आ गई है, तो दूसरी तरफ ईरान रोज मिसाइलों से हमले कर रहा है। ईरान की मिसाइलों को रोकने में इजरायल फेल हो रहा है। इस बीच ईरान ने एक बार फिर तेल अवीव पर मिसाइल से हमला किया। हाइफा को भी निशाना बनाया। इजरायल के शहरों में ईरान ने बारूदी बौछार कर दी है। बीरशेबा को निशाना साधते हुए ईरानी सेना ने कई मिसाइलें दागी। मिसाइल अटैक के बाद लोगों में दहशत फैल गई। सड़क पर धुएं का गुब्बार दिखा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हमले के बाद बीरशेबा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मिसाइल अटैक के बाद अपार्टमेंट के अंदर भी तबाही मची। ईरानी सेना सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमले नहीं कर रही, बल्कि इजरायल में मौजूद कंपनियों के दफ्तरों को भी निशाना बना रही है। इजरायल के बीरशेबा में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास भी ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। मिसाइल गिरने के बाद माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग के आसपास का इलाका धुआं धुआं हो गया। बिल्डिंग में आग लग गई। इस जंग में इजरायल की मंशा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया जाए। इन सबके बीच यूएन के परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने गंभीर चेतावनी दी है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अगर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट में परमाणु आपदा आ सकती है। राफेल ग्रॉसी ने यूएन सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि हालांकि अभी तक रेडिएशन लीकेज का पता नहीं चला है, लेकिन बुशहर पर हमले के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ग्रॉसी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस क्षेत्र के देशों ने पिछले कुछ घंटों में मुझसे संपर्क किया। उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन एक बात मैं पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर बुशहर पर हमला हुआ तो काफी मात्रा में रेडियो एक्टिविटी पदार्थ निकलेगा। यानी इजरायल ने पूरी दुनिया को ही संकट में डाल दिया है। वैसे इस समय वो खुद भी गहरे संकट में फंसा हुआ है। अमेरिकी मीडिया फॉक्स न्यूज ने दावा किया कि इजरायल के पास हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। 10 से 12 दिन के युद्ध के लायक ही उसके पास अब हथियार बचे हैं। युद्ध उसके लिए आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा है। यानी इस जंग में इजरायल में हर तरफ तबाही ही नजर आ रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान से जंग में इजरायल में मची तबाही की। तो इस जंग में इजरायल अब बुरी तरह से फंस गया है। ईरान का समर्थन तेजी से बढ़ता जा रहा है।
जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि ईरान को अकेला न समझा जाए। अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो परिणाम भयानक होंगे। तो चीन भी ईरान के साथ खुलकर आ गया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में इजरायल पर गंभीर आरोप लगाए। यूएनएससी में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने कहा कि इजरायल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इजरायल की कार्रवाई ने ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता कमजोर हुई है। चीन इसकी कड़ी निंदा करता है। चीन ने कहा कि अगर जंग बढ़ती है तो न केवल दोनों पक्षों को ज्यादा नुकसान होगा, बल्कि क्षेत्रीय देश भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि चीन ने यह नहीं कहा कि इस जंग से पश्चिम एशिया की कौन कौन सी क्षेत्रीय ताकतें प्रभावित हो सकती हैं। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने का आरोप भी लगाया और उससे शांति के लिए जिम्मेदारी लेने को कहा। वैसे यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि ने भी बड़ी चूक कर दी, जिससे न सिर्फ इजरायल चौंका बल्कि खुद अमेरिका को भी सफाई देनी पड़ी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका की कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि डोरोथी शिया ने इजरायल को आतंक और तबाही फैलाने वाला देश बता दिया। हालांकि उन्होंने फौरन अपनी गलती सुधारते हुए कहा कि उनका इशारा ईरान की ओर था, लेकिन तब तक बयान वायरल हो चुका था। इस बीच जेनेवा में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ ईरान के विदेश मंत्री की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इस बातचीत को जारी रखने की बात कही गई है। 3.5 घंटे चली इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने कहा कि अच्छा नतीजा यह है कि हमें लगा कि ईरान बातचीत जारी रखने को तैयार है और सभी अहम मुद्दों पर बात करने को इच्छुक है। बैठक काफी गंभीर रही। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहे। हमने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा कि सैन्य कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। हमने अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में देखा है कि बाहर से सत्ता परिवर्तन की कोशिशें कितनी खतरनाक होती हैं। यूरोपीय देशों ने ईरानी मंत्री को हमलों के समाप्त होने का इंतजार किए बिना अमेरिका सहित सभी पक्षों के साथ बातचीत करने के लिए न्योता दिया है। ईरान के साथ चर्चा में ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने कुछ ऐसे मुद्दे भी बातचीत में शामिल करने पर सहमति जताई जो पहले इस चर्चा में नहीं थे। उन्होंने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई और यूरोपीय देशों से कहा कि वे अमेरिका को भी इसमें शामिल करें। साफ है, जंग में इजरायल अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है, वो कमजोर भी पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान का रुख अब सख्त होता दिखाई दे रहा है। रूस और चीन की उसे खुलकर मदद मिल रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। तो एक तरफ ईरान इजरायल की जंग से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग भी तेज होती दिखाई दे रही है। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के खिलाफ शुरू हुई इस जंग में अब रूस ने पूरे यूक्रेन को ही अपना बता दिया, जिसके बाद दोनों देशों में टकराव और तेज होना तय माना जा रहा है। पिछले 3 साल से यूक्रेन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ रहा है और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ कह दिया है कि पूरा यूक्रेन ही हमारा है। पुतिन से जब ये पूछा गया कि क्या रूस यूक्रेन से बिना शर्त आत्मसमर्पण चाहता है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मांगा है, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम मौजूदा जंग में यूक्रेन से आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि वे जमीनी सच्चाई को पहचानें। एक पुराना नियम है जिसके मुताबिक जहां रूसी सैनिकों के पैर पड़ते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। रूसी और यूक्रेन वासी एक ही लोग हैं। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो पूरा यूक्रेन हमारा है। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मॉस्को ने बार बार कीव को समझौता करने की चेतावनी दी है। रूस की सेना रूसी क्षेत्र पर हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में एक बफर जोन स्थापित कर रही है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूसी सेना अंततः सुमी शहर पर कब्जा कर लेगी, जिसके बाद यूक्रेन भी भड़क गया है। उसने रूसी राष्ट्रपति की इन टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है और इसे उनका पागलपन कहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिगा ने रूस के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि रूस को शांति के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका उसके अंदर से सजा से बच जाने की भावना को खत्म करना है। यूक्रेन लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से अपील कर रहा है कि वो रूस पर शांति समझौते के लिए दबाव बनाए, लेकिन पुतिन किसी के आगे झुकने के मूड में नहीं दिख रहे। ऐसे में ये जंग अभी भी खत्म होती नहीं दिख रही।
और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के बड़े बयान की। तो हिंदुस्तान के साथ संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही ये जंग रुकवाई, लेकिन हिंदुस्तान का कहना है कि संघर्ष विराम पाकिस्तान की डिमांड पर हुआ। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था, जिसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी और अब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ही इस दावे को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि भारतीय मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी। हम इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की थी। पाकिस्तान का कहना है कि पूरा घटनाक्रम यह दिखाता है कि पाकिस्तान ने किसी से सीज फायर के लिए नहीं कहा। 10 मई 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार को फोन पर यह सूचित किया था कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो भारत सीज फायर के लिए तैयार है। पाकिस्तान बस इस पर सहमत हुआ था। यानी पाकिस्तान अब तक तो हिंदुस्तान के रुख के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का समर्थन कर रहा था कि उन्होंने सीज फायर करवाया, लेकिन अब वो हिंदुस्तान के दावे को भी खारिज कर रहा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई। इससे 2 न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है, जिसके बाद इस पर ट्रंप की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं कितने भी युद्ध रोक लूं, कुछ भी कर लूं, लेकिन मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं जो भी कर लूं, नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध टालने, रूस यूक्रेन और ईरान इजराइल जैसे विवादों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर कांगो रवांडा युद्ध को रोकने के लिए शांति समझौता कराया है। आपको बता दें कि पूर्वी कांगो लंबे समय से आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। यहाँ कई आर्म्ड ग्रुप नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल पाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका में 3 दिन तक चली राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर बातचीत के बाद रवांडा और कांगो ने शांति समझौते के एक ड्राफ्ट पर साइन किया है, जिस पर आने वाले दिनों में फाइनल मुहर लग सकती है, जिसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल प्राइज की उम्मीद जताई है। और अब चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों ने सुलझाया ब्रह्मांड का सालों पुराना रहस्य। तो ब्रह्मांड कितने रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना जान लो उतना ही कम पड़ता है। सालों से वैज्ञानिक ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और अब उन्हें इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने ब्रह्मांड का सालों पुराना रहस्य सुलझा लिया है कि आखिर इसका केंद्र कहां है और कैसे इसका विस्तार हो रहा है। 1915 में प्रकाशित आइंस्टीन के सिद्धांत के मुताबिक विज्ञान ने माना कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। आइंस्टीन का मानना था कि आज ब्रह्मांड का आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये हमेशा से था और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को यह एहसास हुआ कि आइंस्टीन का सिद्धांत हकीकत में यह नहीं कहता था कि ब्रह्मांड को स्थिर होना चाहिए, बल्कि यह सिद्धांत एक विस्तार होने वाले यूनिवर्स का भी समर्थन करता है। और अब आइंस्टीन के ही सिद्धांत से मिले मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने एक नया मॉडल बनाया जो बताते हैं कि ब्रह्मांड हकीकत में गतिशील है और विकसित भी हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताएं तो ये कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है कि ब्रह्मांड का कोई भी केंद्र नहीं है, लेकिन फिजिक्स का कहना है कि सच्चाई यही है। आप ब्रह्मांड में चाहे किसी भी दिशा में और कितनी ही देर क्यों ना यात्रा कर ले, लेकिन आप कभी भी ऐसी किसी जगह पर नहीं पहुंचेंगे जिसे आप इसका केंद्र बता सके। अब इसके विस्तार की बात करें तो ब्रह्मांड के संबंध में विस्तार का मतलब हो सकता है कि सब कुछ हमसे दूर हो रहा है। इसके अलावा वो जितनी ही दूर है उतनी ही तेजी से वो आगे बढ़ती हुई भी दिखाई देंगी। इसीलिए यह कहना ठीक होगा कि ब्रह्मांड में हर चीज एक ही बार में हर चीज से दूर होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह मिल्की वेज के बीच की जगह है जो वक्त के साथ लगातार फैल रहा है। आसान शब्दों में कहें तो ये आकाश गंगाएं नहीं है जो ब्रह्मांड में घूम रही हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड ही अपने विस्तार से उन्हें दूर ले जा रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और तमाम खबरों के लिए डीबी लाइव के साथ बने रहें। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।